इस पुस्तक में लेखक ये समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव शरीर का विकास कैसे हुआ और कैसे हमारे आधुनिक जीवन शैली के कारण बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मानव शरीर की कहानी, एक विकासात्मक दृष्टिकोण। मनुष्य का शरीर आज जिस रूप में दिखाई देता है वह अरबों वर्षों की जैविक यात्रा का परिणाम है। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब जीवन ने सबसे पहले पृथ्वी पर जन्म लिया और फिर धीरे धीरे विकास की जटिल सीढ़ियों से गुजरते हुए आधुनिक मनुष्य तक पहुंचा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी की शुरुआत मानव शरीर की विकास यात्रा के एक गहरे अवलोकन से होती है। लेखक डैनियल लिबरमैन एक प्रसिद्ध पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों के जीवन, आहार, शरीर संरचना और पर्यावरणीय परिस्थितियों ने हमारे शरीर को आकार दिया। मानव शरीर का विकास किसी एक घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि ये लाखों वर्षों की जैविक अनुकूलन की प्रक्रिया से होकर गुजरा है। जब कोई जीव पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाता है और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे उसका शरीर, व्यवहार और कार्य प्रणाली परिवर्तित होती है, तो इस बदलाव को प्राकृतिक चयन, सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन ने जब यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तभी यह समझना संभव हुआ कि क्यों और कैसे जीव समय के साथ बदलते हैं। लगभग 10 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में हमारे पूर्वज, जो बंदरों की ही एक शाखा थे, वृक्षों से जमीन पर उतरने लगे। यह संक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब उन्हें न केवल खाने के नए स्रोत खोजने थे, बल्कि शिकारियों से भी बचना था। इसने शरीर रचना में बदलाव को प्रेरित किया। रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी, हाथों को खाना खोजने और वस्तुएं पकड़ने में इस्तेमाल किया जाने लगा, और धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने की आदत विकसित हुई। इस पूरी प्रक्रिया में 2 पैरों पर चलना सबसे बड़ा बदलाव था। बाइपेरलिज्म ने कई अन्य शारीरिक परिवर्तनों की श्रृंखला शुरू की। श्रोणि की हड्डियां चौड़ी होने लगीं, पैर मजबूत हुए, रीढ़ को संतुलन के लिए ऐसा आकार मिला और सिर की स्थिति भी बदल गई ताकि वह शरीर के ऊपर संतुलित रह सके। यह सब कुछ प्राकृतिक चयन की दिशा में हुआ, क्योंकि ऐसे बदलाव उन जीवों में हुए जिनकी प्रजनन दर अधिक थी और जो पर्यावरण में अधिक समय तक टिक सके। लेकिन यह केवल शरीर की बात नहीं थी, मस्तिष्क का आकार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआती होमिनिन्स के मस्तिष्क का आकार लगभग 1 से 1 घन सेंटीमीटर था, जो बाद में होमो इरेक्ट्स और फिर होमो सेपियंस में काजू घन सेंटीमीटर तक पहुंच गया। बड़ा मस्तिष्क निर्णय लेने, भाषा, स्मृति और सामाजिक जीवन के लिए अनुकूल था, लेकिन यह एक चुनौती भी था, क्योंकि बड़े मस्तिष्क का पोषण करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। इसने आहार में बदलाव की मांग की। यहाँ लेखक बताता है कि आहार में बदलाव, जैसे कच्चे मांस का उपभोग, फल, नट्स और बाद में आग के प्रयोग से भोजन पकाना, यह सब मनुष्य के शरीर को नए ढंग से डालने लगा। पके हुए भोजन को पचाना आसान था, जिससे आंतों का आकार छोटा हो सका और अधिक ऊर्जा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित की जा सकी। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था धावन क्षमता। डैनियल लिबरमैन बताते हैं कि मनुष्य लंबी दूरी तक दौड़ने में अन्य जानवरों से बेहतर होता गया, विशेषकर गर्म वातावरण में। यह कौशल शिकार के नए तरीकों को संभव बनाता था, जिसे हम परसिस्टेंस हंटिंग कहते हैं, जिसमें मनुष्य घंटों तक किसी जानवर का पीछा करता जब तक कि वह थक कर गिर न जाए। इस व्यवहार ने हमारे शरीर को गर्मी से लड़ने की क्षमता दी, जैसे पसीने की ग्रंथियों का विकास और शरीर पर बालों की कमी। इस तरह हमारी हड्डियों की बनावट, मांसपेशियों की संरचना, त्वचा, श्वसन प्रणाली और यहाँ तक कि नाक के आकार ने भी वातावरण के अनुरूप अनुकूलन किया। एक उदाहरण है कि कैसे नाक का आकार, जो अफ्रीका में चौड़ी होती थी और ठंडे क्षेत्रों में पतली, तापमान और आर्द्रता के अनुसार विकसित हुई। हमारे पूर्वजों का जीवन कठिन था। उन्हें भोजन के लिए रोज प्रयास करना पड़ता था और शिकार, जलवायु, बीमारियों और आपसी संघर्ष से जूझना पड़ता था। लेकिन इसी कठिन जीवन ने मानव शरीर को मजबूत, अनुकूल और कुशल बनाया। आधुनिक जीवन शैली और मिसमैच डिजीजेस। भाग 2, कृषि क्रांति और मानव शरीर पर उसका प्रभाव। करीब 10,000 वर्ष पूर्व मानव इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसे हम कृषि क्रांति या नियोलिथिक क्रांति के नाम से जानते हैं। यह वह समय था जब मनुष्य ने शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली छोड़कर खेतों में फसल उगाने और जानवरों को पालने की ओर रुख किया।
यह परिवर्तन केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं था, बल्कि इससे मानव शरीर और स्वास्थ्य में भी गहरे और दूरगामी परिवर्तन हुए। यही परिवर्तन डैनियल लिबरमैन की पुस्तक के दूसरे खंड का केंद्रीय विषय है। शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन में मनुष्य को रोजाना लंबी दूरियां पैदल तय करनी पड़ती थीं। उनका आहार विविध और मौसमी होता था। फल, नट्स, पत्तियां, जड़ें, कीड़े, जानवरों का मांस, जो पोषण से भरपूर होता था। लेकिन जब खेती शुरू हुई तो मनुष्य का भोजन सीमित हो गया। अब उनका आहार मुख्यतः कुछ अनाजों पर आधारित हो गया, जैसे गेहूं, चावल, मक्का आदि। यह परिवर्तन शरीर के लिए मिसमैच साबित हुआ, अर्थात हमारे शरीर जिस जीवन शैली के लिए लाखों वर्षों से विकसित हो रहे थे, वह अचानक बदल गई और शरीर को नए हालातों से तालमेल बैठाने का समय नहीं मिला। लेखक इस विचार को मिसमैच थ्योरी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। खेती किसानी ने भले ही ज्यादा भोजन उपलब्ध कराया, लेकिन यह भोजन कम विविध, पोषण में असंतुलित और एकरस था। विशेष रूप से मुख्य अनाजों में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी। इससे कुपोषण, दांतों की समस्याएं, हड्डियों की दुर्बलता और संक्रमण जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगीं। इसके अलावा स्थायी जीवन शैली के कारण लोगों ने गांव बसाने शुरू किए, जिससे जनसंख्या घनत्व बढ़ा और लोग पशुओं के साथ रहने लगे। इससे नई बीमारियां फैलने लगी, जिन्हें हम आज जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, जैसे चेचक, टीबी, इन्फ्लुएंजा आदि। शिकारी संग्रहकर्ता जीवन में इस तरह की संक्रामक बीमारियां दुर्लभ थीं। कृषि ने श्रम का विभाजन और सामाजिक संरचना को भी जन्म दिया। अब कुछ लोग किसान बने, कुछ कारीगर और कुछ योद्धा। इससे असमानताएं पैदा हुई। कुछ के पास अधिक भोजन और आराम था, जबकि बाकी जनसंख्या कठिन श्रम, एकरस आहार और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। लिबरमैन इस सामाजिक पहलू को भी मानव शरीर के परिप्रेक्ष्य से देखना आवश्यक मानते हैं। कृषि जीवन शैली ने शारीरिक गतिविधि को भी सीमित कर दिया। पहले जहां एक शिकारी दिन भर चलते और दौड़ते थे, अब किसान अधिकतर समय झुके रहते, हाथों और पीठ पर भार डालते और अधिक एक समान कार्य करते। इसका प्रभाव मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर पड़ा। रीढ़ की हड्डी में समस्याएं, घुटनों पर दबाव और हड्डियों का घनत्व कम होना आम हो गया। दांतों और जबड़ों में आए बदलाव भी कृषि की देन है। नरम और पके हुए अनाजों के लंबे समय तक सेवन ने जबड़े की हड्डी के विकास को बाधित किया, जिससे दांतों की भीड़, दांतों के बीच जगह की कमी, टेढ़े मेढ़े दांत जैसी समस्याएं पैदा हुई। आज हम जिसे दांत सीधा करने की ऑर्थोडोंटिक प्रक्रिया कहते हैं, उसका कारण मूलतः भोजन का ये परिवर्तन है। गहरी बात यह है कि ये बदलाव धीरे धीरे मानव शरीर में असंतुलन पैदा कर रहे थे, लेकिन समाज इन्हें सभ्यता का विकास मानकर आगे बढ़ता गया। यह विरोधाभास पुस्तक की मूल भावना को दर्शाता है। सभ्यता की प्रगति ने शरीर को पीछे धकेल दिया। एक और विशेष प्रभाव था प्रजनन और बच्चों के पालन पोषण पर। खेती की स्थिरता ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं में गर्भधारण की आवृत्ति बढ़ी। लेकिन पोषण की कमी और अधिक प्रसव ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। नवजात बच्चों को भी कम प्रतिरोधक क्षमता, संक्रमणों और पोषण की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि कृषि क्रांति ने मानव जीवन को आसान बनाया, लेकिन शरीर को कमजोर। यह परिवर्तन केवल जीवन शैली का नहीं था, यह एक जैविक मूल्य संघर्ष, बायोलॉजिकल ट्रेड ऑफ था, जिसमें हमने सुविधा के बदले अपने शरीर की जैविक संरचना को जोखिम में डाला। अब हम पुस्तक द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी के तीसरे और अंतिम भाग में प्रवेश करते हैं, जहां लेखक डैनियल लिबरमैन ये स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक जीवन शैली और हमारी प्राचीन विकसित शारीरिक संरचना के बीच का विरोध, यानी मिसमैच, कैसे आज के युग की प्रमुख बीमारियों को जन्म दे रहा है। भाग 3, आधुनिक जीवन शैली और मिसमैच डिजीजेस का उदय। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तकनीक ने लगभग हर कार्य को आसान बना दिया है। हम कम चलते हैं, प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, घंटों कुर्सी पर बैठते हैं, स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए रहते हैं और थकावट महसूस करते हुए भी पर्याप्त नींद नहीं लेते। लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है, हमारे शरीर की पारंपरिक जैविक बनावट और नई कृत्रिम जीवन शैली के बीच। डैनियल लिबरमैन इसे मिसमैच डिजीजेस का मूल स्रोत मानते हैं। ये वे बीमारियां हैं जो इस कारण उत्पन्न होती हैं
कि हमारा शरीर जिस वातावरण और गतिविधियों के लिए बना है वह अब हमारे जीवन में मौजूद नहीं है। आहार का असंतुलन और चयापचय रोग शुरुआत होती है खाद्य विकल्पों से। लाखों वर्षों तक हमारा शरीर प्राकृतिक भोजन, फल, सब्जियां, बीज, नट्स, शिकार को पचाने और उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विकसित हुआ था। ये खाद्य पदार्थ उच्च पोषक तत्वों, फाइबर और कम कैलोरी वाले होते थे। लेकिन आज हम जिस भोजन का उपभोग करते हैं, जैसे पैकेज स्नैक्स, मीठे पेय, तले भुने खाद्य, रिफाइंड अनाज, वे कैलोरी घनता में अधिक लेकिन पोषण में गरीब होते हैं। इस खाने को हमारा शरीर जल्दी पचा लेता है, लेकिन उसका ग्लूकोज स्तर अचानक बढ़ता है, जिससे इंसुलिन अधिक मात्रा में निकलता है। बार बार ऐसा होने से शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता घटती है और धीरे धीरे टाइप डायबिटीज, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। यहां लेखक एक गहरी बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों को जब कभी मीठा या वसायुक्त खाना मिलता था तो वह अवसर बहुत कम आता था, इसलिए शरीर ने ऐसे खाने को जल्दी जमा करने की रणनीति विकसित की। लेकिन आज वह दुर्लभ भोजन ही आम बन गया है और हमारा शरीर अब उत्सव के भोजन को दैनिक भोजन की तरह ग्रहण कर रहा है। नतीजतन बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। गतिहीन जीवन शैली और शारीरिक पतन। आज के समय में अधिकांश लोग कुर्सियों पर बैठकर काम करते हैं, कम चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ने के बजाय लिफ्ट लेते हैं, वाहन से चलना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारा शरीर गति और श्रम के लिए डिजाइन किया गया है। जब हम इसका उपयोग नहीं करते तो शरीर कमजोर होने लगता है। लेखक समझाते हैं कि हड्डियों की मजबूती, मांसपेशियों की ताकत, जोड़ों की लचकता, यह सब रोजाना अभ्यास से बना रहता है। यदि हम शरीर का उपयोग नहीं करेंगे तो ये यूज इट और लूज इट के सिद्धांत के अनुसार क्षीण होने लगेगा। इससे पीठ दर्द, घुटनों की समस्या, गर्दन में अकड़न, मांसपेशियों की थकावट, अस्थि क्षरण जैसी समस्याएं सामान्य हो जाती हैं। नींद, तनाव और मानसिक स्वास्थ्य। आधुनिक जीवन में नींद की गुणवत्ता और मात्रा दोनों प्रभावित हो रही है। कृत्रिम प्रकाश, स्क्रीन का उपयोग, असामयिक कार्यसूचियां और मानसिक तनाव के कारण लोगों की नींद छोटी, टुकड़ों में बाटी और उथली हो गई है। लेकिन मानव मस्तिष्क गहरी और नियमित नींद के लिए बना है, जहां वह स्मृति को सहेजता है, भावनाओं को संतुलित करता है और शरीर की मरम्मत करता है। साथ ही हमारे पूर्वजों को मिलने वाला तनाव तत्काल और वास्तविक होता था, जैसे शेर का सामना या भोजन न मिलना, जिसे शरीर सह सकता था। लेकिन आज का तनाव अविराम, अमूर्त और मनोवैज्ञानिक है, जैसे नौकरी की चिंता, सामाजिक तुलना, भविष्य की अनिश्चितता, और ये शरीर को लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रखता है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसे परिणाम सामने आते हैं। जबड़े, दांत और श्वसन संबंधी समस्याएं। लेखक एक कम चर्चित लेकिन बेहद रोचक पहलू की ओर ध्यान दिलाते हैं कि हमारे जबड़े का विकास भी आधुनिक जीवन से प्रभावित हुआ है। नर्म, प्रोसेस्ड और पका हुआ भोजन चबाने के लिए कम प्रयास मांगता है, जिससे बच्चों के जबड़े की हड्डियां ठीक से नहीं बढ़ती। इससे दांतों की भीड़, टेढ़ापन और सांस लेने की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आजकल नाक की बजाय मुंह से सांस लेने की आदत भी आम होती जा रही है, जो श्वसन तंत्र, नींद की गुणवत्ता और मस्तिष्क के ऑक्सीजन प्रवाह पर विपरीत प्रभाव डालती है। यह सब शरीर की उन क्षमताओं को सीमित कर देता है जो लाखों वर्षों से स्वाभाविक रूप से विकसित हुई थीं। लेखक का समाधान, अतीत से सीखना, भविष्य के लिए जीना। डैनियल लिबरमैन इस निष्कर्ष पर आते हैं कि हम न तो प्राकृतिक जीवन में लौट सकते हैं और न ही पूरी तरह तकनीक से परे रह सकते हैं, लेकिन हम जानबूझकर ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे शरीर के विकास के अनुरूप हो, जैसे रोजाना चलना, दौड़ना, चढ़ना और व्यायाम करना, विविध और प्राकृतिक भोजन करना, कम चीनी, कम प्रोसेसिंग, गहरी नींद को प्राथमिकता देना, स्क्रीन टाइम सीमित करना, तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान, सामाजिक संबंध और प्रकृति से जुड़ाव, दवाई पर निर्भर होने से पहले जीवन शैली को सुधारना। लेखक कहते हैं कि मिसमैच को दूर करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हमें अपनी चेतना और ज्ञान का प्रयोग करना है ताकि हम सभ्यता और जैविकी के बीच संतुलन बना सकें। द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक चेतावनी और मार्गदर्शक है।
ये हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा शरीर किन परिस्थितियों में विकसित हुआ है और अब किन स्थितियों से जूझ रहा है। ये समझ हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, ताकि हम न केवल जीवित रहें बल्कि स्वस्थ और सशक्त भी रहें।